दोस्तों, हमारे चैनल एजू एनवायर में आपका स्वागत है। मैं जया। हम लोग प्राचीन भारत की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक कई चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं। धीरे धीरे अब हम इसके अंतिम चरण की तरफ चल रहे हैं, यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी और फिर हम मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। लेकिन जब भी हम दक्षिण भारत के इतिहास के संबंध में बात करेंगे तो हमें ये समझना होगा कि इसको हमें दो खंडों में पढ़ना होगा। एक खंड जिसमें संगम काल की बात करेंगे और दूसरे खंड में हम यानी कि दक्षिण भारत में जो भी आधुनिक रूप से साम्राज्यों का उदय होता है उसके संबंध में पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब अगर आपको ये बात नहीं समझ में आएगी कि ये दो खंड में चीजें हैं, यानी संगम काल अलग है और उसके बाद उनके आधुनिक उदय के संबंध में जैसे राष्ट्रकूट है, चालुक्य आए, चोल आए, तो उनके आधुनिक उदय के संबंध में अलग से पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर भी हम चोलों के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे जाकर भी जब 9वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग चोलों का आधुनिक उदय होता है तो वहाँ पर जाकर के भी प्रश्न बनते हैं, तो ये एकदम से मिसमैच हो जाते हैं और जब प्रश्न सामने आते हैं तो फिर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं ये दक्षिण भारत का प्रथम खंड है और इसके बाद द्वितीय खंड में चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न बनेंगे वो मूल रूप से इनके उद्भव के संबंध में, इनके प्रतीक चिन्हों, राजधानियों के संबंध में पूछेगा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में जो प्रश्न बनते हैं या फिर स्थापत्य कला को जोड़ करके जो प्रश्न बनते हैं वो मूल रूप से जो आधुनिक उदय होगा दक्षिण भारत में शासकों का, वहां से प्रश्न बनते हैं। तो फिलहाल हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसका नाम है संगम काल और यहाँ पर मूलतः 3 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चैप्टर को शुरू करें तो ये जानना है कि ये संगम शब्द क्या है और क्यों इस साम्राज्य को हम संगम काल के नाम से जानते हैं। संगम अथवा सम्मेलन, संगम का अर्थ क्या होता है? मिलना। तो संगम संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा या गोष्ठी। आप इसको मिलन के रूप में समझ सकते हैं। आपने ये शब्द मूल रूप से कहाँ सुना है? संगम, तो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम यानी नदियों के संगम को आपने सुना है। तो संगम का सीधा अर्थ ही है, यानी कि संगम का अर्थ क्या होता है? मिलना। तो यहाँ पे मिलने से क्या संबंधित है? सभा या गोष्ठी। अब ये इस इतिहास का क्रम जो है आप समझ लीजिए, ये लगभग 100 ईस्वी से लेकर के और 300 ईस्वी तक के कालखंड से संबंधित है ये इतिहास। अब यहाँ पर देखें, संगम साहित्यों से ही ज्ञात हुआ कि अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। ये जो शब्द आया है आर्यकरण, इसका अर्थ है कि आर्यों की जो भी सामाजिक व्यवस्था थी ये दक्षिण भारत तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? तो अगस्त ऋषि को जाता है। ये प्रश्न बना हुआ है और कई बार बनता है कि दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय किसको जाता है? तो अगस्त ऋषि को। इसका कालखंड क्या है? तो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। उसके बाद यहाँ पे यानी इस संगम काल में क्या होता है कि 3 संगमों का आयोजन यानी 3 गोष्ठियों या सभाओं का आयोजन किया जाता है और यहाँ से प्रश्न, इस पूरी टेबल से ही प्रश्न बनेंगे कि ये किसके संरक्षण में की गई, यहाँ पे किस स्थान पे इन संगमों का आयोजन हुआ तथा इनमें कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई। तो सबसे पहले आप समझिए कि कुल मिलाकर 3 संगम आयोजित की गई। तो 2 जो शुरू वाली दोनों हैं यानी कि प्रथम और द्वितीय, इन दोनों के ही अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे और ये तीनों ही संगम जो है पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित की गई। तथा पहली जो है, अब ये समझिए कि अगस्त ऋषि ने ही इसका आर्यकरण किया, तो इन दोनों के ही अध्यक्ष जो है वो अगस्त ऋषि हैं और तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीरर हैं। तीनों का आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। प्रथम संगम का आयोजन मदुरई में, द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में और तृतीय संगम का आयोजन मदुरई में ही किया गया। यानी ये जो पहला और लास्ट वाला है ये दोनों मदुरई में आयोजित हुई और बीच वाले जो है वो कपाटपुरम में आयोजित हुई। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं। ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये जो
प्रथम वाली जो संगम थी इसमें अनेक ग्रंथ लिखे गए, लेकिन इनके प्रमाण मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये कॉलम खाली है। क्योंकि यहाँ पे ग्रंथों की रचना तो हुई थी, लेकिन वो साहित्यिक स्रोत अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम द्वितीय संगम में चले। तो द्वितीय संगम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया जिसको तोल्काप्पियम कहते हैं, और इस तोल्काप्पियम को तमिल व्याकरण भी कहा जाता है ना। तो अगर आपसे पूछेगा तमिल व्याकरण किसे कहते हैं, तो यही तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण कहलाती है। और इसके रचनाकार कौन है, तो तोल्काप्पियर है। तो मुझे लगता है आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल मिलता जुलता ही नाम है, तोल्काप्पियम और तोल्काप्पियर। बस ये याद रखिएगा कि ये क्या है, तो एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि तमिल से संबंधित है, यानी इसको तमिल व्याकरण कहा जाता है। अब तृतीय संगम में 3 ग्रंथ लिखे गए, यानी शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। इन तीनों में से ही जो सबसे महत्वपूर्ण है वो शिल्पाधिकारम है। तो शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन है, इलंगो थे। अब यहाँ से शिल्पाधिकारम को कुछ समझ लीजिए। शिल्पाधिकारम एक कहानी है, एक व्यापारी होता है, कोवलन नाम होता है उसका, और उसकी पत्नी होती है कन्नगी, तथा एक और नर्तकी होती है जिसका नाम माधवी होता है। इन तीनों के त्रिकोणीय प्रेम संबंध को इस किताब में बहुत ही मार्मिक रूप से दर्शाया गया है। और इसका प्रभाव आप देखेंगे तो चेर राजवंश में एक शासक होता है जिसको लाल चेर या सेनगुट्टवन के नाम से जानते हैं, तो वो इस बुक से प्रभावित होकर के आगे चलकर कन्नगी पूजा की शुरुआत करेगा, जिसे पत्नी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो भाव है ये कहाँ से निकल के आता है, ये शिल्पाधिकारम से निकल के आता है, और बहुत ही अच्छी सी एक कहानी है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इसको, शिल्पाधिकारम। और इसके रचनाकार कौन है, इलांगो हैं। इसके बाद मणिमेखली, जिसके रचनाकार शीतले सतनार हैं, और जीवक चिंतामणि जो कि तिरुवल्लुर में लिखी है ये। तो एक और बुक है जिसका नाम है आइए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो संगम संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा या गोष्ठी, और ये किस काल से संबंधित है, 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक का समय। संगम साहित्यों से ही ज्ञात हुआ कि अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्याकरण किया, और पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये जो है 3 संगमों का आयोजन किया गया। और ये तीनों संगम यानी प्रथम वाले के दोनों के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे, तीसरी के नक्कीरत, तीनों ही पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुई। लास्ट और फर्स्ट वाले के जो स्थान है वो मदुरई है, और बीच वाले का कपाटपुरम। और कुछ ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें से द्वितीय में तोल्काप्पियम लिखी गई, और तृतीय में शिल्पाधिकारम, मणिमेखली और जीवक चिंतामणि। अब आगे बढ़े और देखेंगे इसी क्रम में संगम काल का राजनीतिक इतिहास। तो जब भी आप संगम काल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मूल रूप से सिर्फ 3 राजवंशों को पढ़ना है, यानी कि कौन कौन से 3 राजवंश, तो पांड्य राजवंश, चोल राजवंश और चेर राजवंश। तो चोल, चेर और पांड्य याद रखिएगा। और साथ ही ये याद रखिए कि जो भी ये क्षेत्र है तीनों, यानी कि ये तीनों क्षेत्र भारत के दक्षिणी भाग में है, और ये जो कृष्णा नदी जाती है कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में है ना, यानी कि कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में इनका शासन है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये वाला हिस्सा यानी कि तमिलनाडु का सबसे निचला क्षेत्र जो है, यहाँ पे पांड्य राजाओं का संरक्षण मतलब साम्राज्य है पांड्य राजाओं का। और इसके यानी मालाबार वाला जो तट है, जो केरल वाला क्षेत्र है, यानी मालाबार का तट है, यहाँ पे चेर साम्राज्य है। और इसके ऊपरी यानी पांड्य शासकों का जो क्षेत्र है, उसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये चोल साम्राज्य का क्षेत्र है। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में जो है इन तीनों राजवंशों का उद्भव हुआ। तो मालाबार तट पे कौन है, चेर साम्राज्य, चोल साम्राज्य जो पांड्य क्षेत्र है उसके ऊपर, और चोल साम्राज्य इसके ऊपर, और तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी भाग में पांड्य साम्राज्य है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि इनके राजवंशों, इनके राज चिन्हों से प्रश्न बनेंगे, इनकी राजधानियों से प्रश्न बनेंगे, और इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए उनसे प्रश्न बनाए जाएंगे।
तो सबसे पहले देखेंगे चोल साम्राज्य। एक इसमें चोल साम्राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इनकी नौसैनिक गतिविधियां बहुत अच्छी थी और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते इन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो अगर यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ आप, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि चोल शासकों ने ही श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, कभी प्रश्न बन जाए तो। अब देखिए चोल साम्राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है, तो इनका राजकीय चिन्ह बाघ है और इनका मुख्य केंद्र यानी इनकी जो राजधानी थी वो शुरुआती दौर में इनकी राजधानी उरेयूर थी। बाद में राजधानी क्या होती है, पुहार या कावेरीपट्टनम हो जाती है राजधानी, कावेरीपट्टनम। ठीक है, अब इस चोल राज्य को ही चोल मंडलम या कोरोमंडलम के नाम से जाना जाता है। इसका जो महत्वपूर्ण शासक है करिकल, इसी ने राजधानी को कावेरीपट्टनम बनाया है, यानी पुहार या कावेरीपट्टनम जो राजधानी हुई वो करिकल के समय में हुई। शुरुआती दौर में राजधानी उरेयूर थी। करिकल बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है और इसने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, करिकल ने चेर तथा पांड्य दोनों ही राजाओं को परास्त किया और कावेरी नदी पर बांध बनाया। जैसा कि आप जानते हैं जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इसी प्रकार से दक्षिण में कावेरी नदी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। जिसका भी शासन कावेरी के आसपास के क्षेत्रों में होता था उसके पास एक बड़ा भूभाग होता था उपजाऊ मिट्टी का और उससे अच्छी खेती होती थी, जिससे कि साम्राज्य को धनाढ्य करने में मदद मिलती थी। तो कावेरी नदी पर बांध बनाया ताकि अच्छी सिंचाई हो सके और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ सके। चोलों की राजधानी पुहार या कावेरीपट्टनम की स्थापना भी करिकल ने की। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, आप अगर इसको पढ़ लेते हैं 1 से 2 बार तो मुझे लगता है कि संगम काल से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है। आगे चले चेर साम्राज्य को देखें तो अशोक के अभिलेखों में केरल पुत्र के रूप में जिस साम्राज्य का वर्णन मिलता है उसी को हम चेर साम्राज्य कहते हैं और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो धनुष था। अब अभी आपने क्या देखा, चोलों का क्या था, तो चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ था, जबकि इनका यानी चेरों का राजकीय चिन्ह क्या है, धनुष है। ये चेर यहाँ से धनुष चलाएंगे और ये बाघ पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिए। प्रमुख शासक कौन है, तो इनके प्रमुख शासक सेनगुट्टवन है और इस सेनगुट्टवन से अभी मैंने आपको बताया था आरंभ में वीडियो के कि सेनगुट्टवन ने पत्नी पूजा यानी कन्नगी पूजा की शुरुआत की। यहाँ से प्रश्न बनता है कि किसने पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, तो इसी सेनगुट्टवन ने। और सेनगुट्टवन को हम लाल चेर के नाम से भी जानते हैं, लाल चेर के नाम से। अब ये सेनगुट्टवन किससे प्रभावित होकर पत्नी पूजा करता है, तो यहाँ पे जो ये ग्रंथ लिखा गया था शिल्पाधिकारम और इसमें ही बताया गया कि किस प्रकार से उसकी पत्नी जो है उसके प्राणों को बचाने में हेल्प करती है या फिर विलाप करती है। इस तरह की चीजें जो शिल्पाधिकारम ग्रंथ में आई हैं उसी से प्रभावित होकर सेनगुट्टवन ने पत्नी पूजा की शुरुआत की। इसके बाद आगे बढ़े और देखेंगे पांड्य राजवंश के संबंध में। तो पांड्य राज्य का क्षेत्र कावेरी के दक्षिणी भाग में स्थित था और सर्वप्रथम इसका उल्लेख मैग्नेस्टीज ने किया। अब आप समझिए कि ये किसके समकक्ष यानी कि किसके समकालीन क्षेत्र हैं, तो ये जब भारत में मौर्य काल चल रहा था उसी समय की लगभग बात है ये, कि दक्षिण भारत में संगम काल का समय था और उत्तर भारत में उस समय जो है मौर्य साम्राज्य था। क्योंकि मैग्नेस्टीज ने इंडिका में और कई जो भी अपने लेख लिखे हैं उसमें ये वर्णित किया है कि जो पांड्य साम्राज्य था वो अपने मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था और इसका उल्लेख जो है अशोक ने भी किया अपने पहले और 13वें शिलालेख में। तो सर्वप्रथम उल्लेख मैग्नेस्टीज ने किया, यह राज्य अपने मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी क्या थी, पांड्य क्षेत्र की राजधानी मदुरई थी, वही मदुरई जहाँ पे प्रथम और तृतीय संगम का आयोजन किया गया तथा इसका प्रतीक चिन्ह मछली था। इसके प्रमुख शासक नेडियोन थे। तो नेडियोन से और प्रश्न तो नहीं बनेंगे, बहुत ज्यादा डीपली इससे पूछता ही नहीं है प्रश्न, लेकिन अगर आपसे पूछेगा
तो ये पूछेगा कि समुद्र पूजा किसने प्रारंभ की है, तो पांड्य वंश के एक प्रमुख शासक नेडियोन जो थे उसने समुद्र पूजा की शुरुआत की। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की इच्छा है तो आप बुक की भी हेल्प ले लीजिए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और निश्चित ही कमेंट करें। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत में कहाँ कमी है या फिर हम आगे बढ़ रहे हैं तो सही क्रम में बढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।